मैम हाइपोटोनिक। क्या? क्या होता है ये तीनों? सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। जब सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा सॉल्वेंट से तो क्या होगा? सॉल्यूशन हाइपरटोनिक होगा। जैसे कि हमने एक किशमिश का एग्जांपल पढ़ा था। एक किशमिश है, हमने इसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया था तो क्या हुआ था? इसके अंदर का वाटर निकल गया था, ये श्रिंक हो गया था। श्रिंक हो जाएगा सेल। यस मैम। हाइपोटोनिक पढ़ा था हमने, इसमें क्या था? सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। ठीक है, तो हमने अगर कोई हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा है तो क्या होगा? सेल जो होगा हमारा, इसके ये स्वेल कर जाएगा, इसके अंदर मूवमेंट हो जाएगा सॉलिड पार्टिकल्स का, है ना। एंड आइसोटोनिक मीडियम क्या होता है? ये दोनों इक्वल होते हैं, मतलब कोई भी असर नहीं होगा। याद आया? यस मैम। ओके, और नेक्स्ट कुछ और बताओ। तो चलो आज क्वेश्चन आंसर्स पढ़ते हैं। यहाँ से आप सब आंसर करेंगे। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, आप लोग ये देख पा रहे हो ना, स्क्रीन क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज डिफरेंट फ्रॉम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड व्हाट फंक्शंस डू दे परफॉर्म इन अ सेल। क्या क्या होता है रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में? हमने पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? चलो एक एक करके आप लोग आंसर दो। आयुष आप बताओ। मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? अब आ रही है? अभी वॉइस क्लियर आ रही है मेरी? यस मैम। ओके, देन आप बताओ क्या होता है डिफरेंस रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बोलो बच्चे। क्या होता है? मैम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम synthesizes proteins which are enzymes, हाँ and smooth endoplasmic reticulum synthesizes lipids which are hormones. हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। सेकंड हमारा है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स कितने टाइप के होते हैं? कल ही पढ़ा है हमने। व्हाट आर देयर फंक्शंस? कहाँ पाए जाते हैं प्लास्टिड्स? प्लांट्स में? Yes मैम। किसी और भी ऑर्गेनिजम्स में मिलते हैं क्या प्लास्टिड्स? एल्गी में मिलते हैं ना, बताया था मैंने। कुछ एल्गी भी होते हैं जिनमें नेचर होता है कि वो भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं, है कि नहीं। तो उनमें भी क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल होगा तभी तो परफॉर्म कर पाएंगे ना। तो प्लास्टिड्स प्लांट्स में मिलता है और एल्गे में भी मिलता है। ठीक है,
हमने डिफरेंट डिफरेंट शेप्स पढ़े थे प्लास्टिड्स के, याद है आपको? स्पाइरल शेप का था स्पाइरोगायरा में, देन इस तरीके से कप शेप का था क्लेमाइडोमोनास में। कुछ याद आ रहा है? Yes, ma'am. ओके, तो हमने कितने टाइप्स के प्लास्टिड्स पढ़े थे? Two Ma'am, types. two types. दो टाइप्स के थे, क्या क्या थे? Leucoplast and Chromoplast. chromoplast. हाँ, ल्यूकोप्लास्ट कैसा होता है? Non-pigmented, white in color. White in color होता है. हाँ, व्हाइट इन कलर होता है, और फिर आप कलरलेस भी बोल सकते हो, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट का मेन फंक्शन क्या होता है? Storage of food. स्टोरेज ऑफ फूड। जैसे कि क्या क्या स्टोर कर सकता है ल्यूकोप्लास्ट? Starch, oils, proteins. ओके, एंड क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? Colored pigment other than green color. अदर देन ग्रीन कलर, राइट? ठीक है, ओके। एंड क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्या होता है क्लोरोप्लास्ट? क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड, है ना, which is green in color due to the presence of chlorophyll. It helps in photosynthesis, ठीक है। ओके, प्लास्टिड का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, आपको याद है? ये वाला स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, इसमें ये सारे क्या थे? ये क्या है? एक ये जो राउंड राउंड पार्टिकल दिख रहा है, क्या है ये? Ma'am, telacord. थैलाकॉइड, हाँ थैलाकॉइड है ये। एक सिंगल ये स्टैक होता है, इसे थैलाकॉइड बोलते हैं, ठीक है। एंड ग्रुप को क्या बोलते हैं? ये Grana. ग्राना, ठीक है। अच्छा, एक ग्राना दूसरे से अटैच होता है, तो ये इसे क्या बोलते हैं बीच वाले को? Lamella. Lamella. लैमेला, ठीक है। एंड इसके अंदर जो फ्लूइड होती है उसे क्या बोलते हैं? Stoma. स्ट्रोमा। अच्छा, हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शंस होते हैं, कौन कौन से होते हैं? Light Light reaction and reaction. dark reaction. लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है? कहाँ पे होता है लाइट रिएक्शन? थैलाकॉइड में होता है, बताया तो मैंने। लाइट आती है, लाइट आती है यहाँ पे। थैलाकॉइड के अंदर क्या होते हैं? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होता है हमारा, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉरी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है? वाटर टूटता है, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में निकल जाता है, फिर क्या बनता है? एटीपी एनएडीएच बनता है। तो कहाँ जाता है? यहाँ पे स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रही है? केल्विन साइकिल चल रही है, केल्विन साइकिल चलती है स्ट्रोमा के अंदर, जहाँ पे क्या हो रहा है? डार्क रिएक्शन होता है ना? याद है आप सभी को? Yes, ma'am. ओके, लाइट फोटोसिंथेसिस का मुझे आप वो बता सकते हो फॉर्मूला? मतलब रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन होती है उसका क्या, कैसे लिखते हैं हम? Ma'am, light energy plus H2O plus O2, CO2, which turns into sugar, glucose plus O2, oxygen. ओके, ठीक है। CO2 प्लस H2O, ये मिलाकर लाइट के प्रेजेंस में C6H12O6 ये बनाता है, एंड ऑक्सीजन रिलीज होता है ना। इसे आप बैलेंस कर सकते हो। कार्बन 6 है तो आप 6 लगा सकते हो यहाँ, वाटर 12 है तो यहाँ पे 6 लग जाएगा, ठीक है। O6 H12 C6, एंड यहाँ से कितने कार्बन ये हमें और चाहिए? 6 इधर हो गए, 12 इधर, 6 यहाँ पे है, ठीक है। ये एक बैलेंस्ड रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? Why are mitochondria called the powerhouse of the cell? क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो रहा था?
क्या पढ़ा था हमने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर? कैसा था माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर? कुछ इस तरीके से डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर था माइटोकॉन्ड्रिया का, है ना? क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया में? सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती थी, याद है? सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है? तो फोटोसिंथेसिस में जब ये आपका ग्लूकोज बन रहा है तो ये ग्लूकोज कहाँ टूटेगा? इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर टूटेगा, ठीक है? और टूट कर क्या होगा? एनर्जी देगा, ठीक है? C6H12O6 जो आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटेगा और टूटकर फिर से हमें कार्बन डाइऑक्साइड देगा, वाटर देगा और एटीपी देगा। और हमें क्या चाहिए? एटीपी, ठीक है? एटीपी होते हैं ना जो एनर्जी होते हैं, इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कह रहे हैं क्योंकि ये एटीपी बनाने का काम कर रहे हैं। याद आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये चीज क्लियर है ना सभी को? Yes, ma'am. ठीक है, तो आप हमेशा याद रखना कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें फोटोसिंथेसिस होती है जहाँ पे फूड प्रिपेयर करते हैं प्लांट्स, ठीक है? और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, मतलब वहाँ पे जो फूड है वो टूटता है, ठीक है? टूटकर एनर्जी जनरेट करता है, एटीपी बनाता है। ओके, नेक्स्ट है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, व्हाट इज इट्स फंक्शन? क्या क्या होता था न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में? क्या क्या पढ़ा था हमने न्यूक्लियस में? न्यूक्लियस क्या होता है? Ma'am, brain of the cell. हाँ, ब्रेन ऑफ द सेल होता है न्यूक्लियस। क्या क्या पढ़ा था आपने न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में? बताना यहाँ पे क्या होगा, क्या बनाऊं मैं? ये क्या बनाया मैंने? Endoplasmic reticulum. ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाया मैंने। और अभी तुम न्यूक्लियस स्टडी कर रहे हैं ना? Nuclear membrane. हाँ, Yes, ma'am. Nuclear membrane. ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है? और ये जो आपको पोर्स दिखाई दे रहे हैं क्या है? न्यूक्लियर पोर्स हैं। ठीक है, पोर्स का काम क्या होता है? क्यों पोर्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में? ताकि जो भी आपका मॉलिक्यूल्स है, बायोमॉलिक्यूल्स, वो अंदर बाहर आ जा सके, है ना? लाइक प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है? देन इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है, ये क्या होता है? Nucleolus. न्यूक्लियोलस होता है, ठीक है? और यहाँ पे कुछ ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो क्या होता है? Chromatin fiber. क्रोमैटिन फाइबर। क्रोमैटिन फाइबर का काम क्या है? क्या काम है क्रोमैटिन फाइबर का? मैम सेल डिवीजन में उसका काम आता है। सेल डिवीजन में काम होता है, ठीक है? और न्यूक्लियस का फंक्शन क्या क्या होता है? क्या क्या काम करता है न्यूक्लियस? Contains genetic information. और ये आप लोग डायग्राम देख पा रहे हो?
क्या शो हो रहा है अभी आप लोगों को? मैम डायग्राम जो आप बनाए हैं। अभी ये सेल है, ठीक है। इसके अंदर ये देखो, ये पार्ट न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर ये सारे क्रोमेटिन फाइबर्स के फॉर्म में रहते हैं। वो क्या होते हैं, वो बाद में क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। क्रोमोसोम्स हमारा कैसा दिखता है, इस तरीके का। मैंने बताया था ये कौन सा आर्म होता है, छोटा वाला पी आर्म होता है, ये क्यू आर्म होता है ना। ये देख पा रहे हो ना ये डायग्राम आप लोग? Yes, ma'am. यस मैम। यहाँ पे, यहाँ से जो अटैच रहता है इसे क्या बोलते हैं, इस सेंटर को क्या बोलते हैं? Centromere. सेंट्रोमेयर, ठीक है, सेंट्रोमेयर बोलते हैं। और ये जो दोनों क्रोमैटिड्स है, ये दो क्रोमैटिड्स को हम क्या कहेंगे? कैसी है ये दो क्रोमैटिड्स? सिमिलर होंगी, तो इन्हें हम सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलेंगे, ठीक है। अभी देखो, इसके अंदर का स्ट्रक्चर आपको डिटेल में दिखाया है ना, कि किस तरीके से इसमें रहता है। तो देखो, ये सारी जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये सब क्या है? ये सब न्यूक्लियोसोम्स हैं। मतलब जो आपका डीएनए है वो हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर रैप्ड है ना। मैंने आपको बताया था हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, इस तरीके से होता है। इसके ऊपर सारे जैसे जैसे आपने वो देखा होगा, ऊन को देखा होगा ना, ऐसे ऐसे एक के ऊपर एक रैप करके हम लोग रखते हैं। तो वैसे ही स्टोन प्रोटीन्स के ऊपर क्या होते हैं, पूरे हमारे जेनेटिक मटेरियल रैप्ड होकर रखे रहते हैं, ठीक है। डीएनए, ये सब आप देख पा रहे हो, छोटे छोटे आपको स्टोन प्रोटीन दिख रहे हैं। एंड इनके ऊपर जो रैप्ड है ये क्या है हमारा, ये हमारा डीएनए है, ठीक है। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसमें हमारा पूरा जेनेटिक इंफॉर्मेशन रहता है ना। यस मैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी? गोल्जी बॉडी हमारा क्या करता है? क्या काम कर रहा था गोल्जी बॉडी? गोल्जी बॉडी का ओरिजिन कहाँ से होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ठीक है। तो क्या काम करता है गोल्जी बॉडी? और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ओरिजिन कहाँ से होती है? न्यूक्लियस से होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, यस मैम। ठीक है। तो हमारा गोल्जी बॉडी क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, उसके अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है ना। ये देखा हमने, यहाँ पे था, ये हमारा न्यूक्लियस है, यहाँ से हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा गोल्जी यहाँ से बन रहा है। तो यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, कुछ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। तो रफ वाले क्या कर रहे हैं, प्रोटीन बना रहे हैं, है ना। और फिर उस प्रोटीन को, मैंने आपको बताया था, जो प्रोटीन बन रहा है वो बहुत ही नेव प्रोटीन होता है, मतलब कि अभी वो फंक्शनल नहीं है, ठीक है। वो कुछ भी काम नहीं कर पाएगा, वो जस्ट अभी अभी नया बनकर तैयार हुआ है। वो फंक्शनल कब होगा, जब वो गोल्जी बॉडी के पास जाएगा, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था कि एक वेसाइकल के फॉर्म में यहाँ से निकलता है प्रोटीन, फिर वो गोल्जी के अंदर जाता है, याद आ रहा है? यस मैम। ठीक है। तो प्रोटीन जब जाएगा गोल्जी बॉडी के अंदर तो क्या होगा, उसका केमिकल मॉडिफिकेशन होगा, है ना। जिसमें मिथाइलेशन होगा, एसिटाइलेशन होगा, बहुत सारे अलग अलग प्रोसेस होते हैं जिसमें उनका मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है। केमिकल मॉडिफिकेशन होगा, अब वो क्या होंगे, वो फंक्शनल प्रोटीन बन गए। तो मैंने बताया था गोल्जी बॉडी जो होती है
वो लाइक एक पोस्ट ऑफिस की तरह काम करती है, ठीक है। वहां पे पहले प्रोटीन का मॉडिफिकेशन हुआ एंड देन उसकी पैकेजिंग होगी, अच्छे से उसको पैक किया जाएगा, फिर उसको क्या किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा दूसरे ऑर्गेनेल्स के पास या दूसरी जहाँ पे जरूरत है प्रोटीन की, वहां पे उनको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, ठीक है। क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, what name is given to the Golgi apparatus occurring in plant cells and why is named differently in plant cells? क्या होता है प्लांट सेल्स में, हम क्या बोलते हैं गोल्जी बॉडी को? Dictosomes. डिक्टियोसोम्स बोलते हैं। एंड क्यों बोलते हैं उनको, क्यों बोला जाता है डिक्टियोसोम्स? देखो ये आपकी सिस्टर्ने होती है, अलग अलग सिस्टर्ने जो होती है वो मिलकर क्या बनाती है, गोल्जी बॉडी में आती है, ठीक है। तो प्लांट्स में क्या होता है कि जो सिस्टर्ने होती है ना, ये एक ही होती है, मतलब इस तरीके से इतना पूरा स्ट्रक्चर नहीं होता, लाइक एक सिस्टर्ने होती है या दो हो जाएंगी, ठीक है, इस तरीके से प्रेजेंट होती है एंड वो पूरे सेल्स में स्कैटर्ड होती है, इधर उधर फैली होती है, ठीक है। तो ये जो सिस्टर्ने है ना, हम इन्हीं को डिक्टियोसोम्स बोल देते हैं। अब यही स्ट्रक्चर जो होती है वो गोल्जी बॉडी कहलाती है प्लांट्स में, ठीक है। एक कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा कि आपको स्टैक वाइज वो अरेंज है एक के ऊपर एक सिस्टर्ने, जिस तरीके से एनिमल सेल्स में होता है इस तरीके का नहीं दिखता है। वहाँ पे क्या होता है, एक एक सिस्टर्ने अलग अलग जगह पे दिखती है, ठीक है। तो हम उन्हें गोल्जी बॉडी कहते हैं, डिक्टियोसोम्स कहते हैं। व्हाई आर लाइसोसोम्स कॉल्ड स्कैवेंजर्स? क्यों बोलते हैं? क्या करती हैं स्कैवेंजर्स, मतलब क्लीनिंग का काम कर रही है लाइसोसोम्स, है ना। इनके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो दूसरे सेल्स को डाइजेस्ट कर लेते हैं, Yes, ma'am. ठीक है। और इन्हें सुसाइडल बैग क्यों बोला जाता है? ऑटोफैगी के बारे में बताया था मैंने। ऑटोफैगी में क्या होता है कि जो जब लाइसोसोम्स क्या होते हैं कि जब सेल कभी ओल्ड हो जाता है या फिर डिजीज हो जाती है कुछ उसमें, तो क्या होता है कि जो लाइसोसोम होते हैं वो खुद ही फट जाते हैं ना, और फटने से क्या होता है उनका जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है वो पूरे सेल में फैल जाता है और धीरे धीरे करके वो अपना खुद का ही सेल वो पूरा खा जाता है, याद आ रहा है? तो इसलिए हम उसे सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, ठीक है। what for ATP stands, क्या होता है एटीपी का मतलब, क्या होता है एटीपी का फुल फॉर्म? एटीपी क्या होता है एटीपी? किसी को नहीं याद है? एडेनोसाइन ट्राई होता है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। कहाँ बनता है एटीपी? कहाँ बनता है एटीपी? शैली क्या हो गया, आप लोग चुप हो गए, रिप्लाई करो। आयुष, हेलो, आवाज नहीं आ रही है क्या? मैम माइटोकॉन्ड्रिया में। हाँ ठीक है, तो रिप्लाई करो, मुझे लग रहा है कि अभी कनेक्शन कुछ हो गया क्या। एटीपी का मतलब होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द न्यूक्लिक एसिड्स दैट आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स। कौन कौन से न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं? क्या होता है न्यूक्लिक एसिड? न्यूक्लिक एसिड का मतलब, न्यूक्लिक एसिड का मतलब होता है डीएनए आरएनए, ठीक है। ये जो आपके जेनेटिक मटेरियल होते हैं इन्हें ही हम न्यूक्लिक एसिड्स बोलते हैं, ठीक है। फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ, चलो ये तो हो जाएगा, व्हाट कुड हैपन इफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर और ब्रेक डाउन।
क्या होगा अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूट जाएगा तो? क्या होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर टूट गया तो? तो मैम कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस सेल के अंदर आने लगेगा, वो उसको सेल को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, इसलिए। बिल्कुल सही, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होता है, सिलेक्टिव परमेएबल होता है ना, वो सिर्फ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स को ही अपने अंदर अलाउ करता है या फिर बाहर जाना अलाउ करता है। तो अगर सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही नहीं रहेगा तो क्या होगा, कुछ भी फिर सेल्स के अंदर आ जाएंगे, है ना, एंड सेल्स को क्या करेंगे, वो डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, What would happen to the life of a cell if there was no Golgi apparatus? क्या होगा अगर Golgi body नहीं हुई हमारे अंदर तो सेल फंक्शनल होगा क्या? नहीं होगा ना। फंक्शनल होने के लिए क्या चाहिए, हमें प्रोटीन्स चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर Golgi body फंक्शनल नहीं रहेगी तो क्या होगा, प्रोटीन्स वहां पे प्रोटीन्स मॉडिफाई हो नहीं पाएगा, है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन बन तो जाएगा पर उसका मॉडिफिकेशन नहीं हो पाएगा, वो फंक्शनल नहीं हो पाएगा, तो कोई काम ही परफॉर्म नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, राइबोसोम्स और सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है दोनों में? सेंट्रोसोम याद है, हमने अभी लास्ट क्लास में ही पढ़ा है। सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल्स के बारे में बताया था मैंने। दो सेंट्रियोल्स होते हैं, दो मिलकर सेंट्रोसोम बनाते हैं, है ना। और सेंट्रियोल्स किससे बने होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स से, याद है, तीन तीन के पेयर में रहते हैं, टोटल 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। कुछ याद आ रहा है, आपने रिवीजन किया ये? ये देखो, अभी हमने इधर लास्ट क्लास में पढ़ा था सेंट्रियोल्स के बारे में, ये है ना, देखा। ये क्या है हमारे, यहाँ देखो दोनों कॉर्नर पे ये क्या दिख रहे हैं, सेंट्रोसोम्स। सेंट्रोसोम किन चीजों से मिलकर बने होते हैं, सेंट्रियोल से। ये सेंट्रियोल है, ठीक है। सेंट्रियोल देखो दो पेयर में रहता है, ये दो पेयर जो हो जाएगा तो इसे हम सेंट्रोसोम बोल देंगे, ठीक है। सेंट्रोसोम का मतलब काम क्या है, वो सेल डिविजन में हेल्प करते हैं, है ना। यहाँ से स्पिंडल फाइबर जो जनरेट हो रहे हैं, सेंट्रोसोम से जनरेट होते हैं स्पिंडल फाइबर, ठीक है। याद आया? यस मैम। हाँ, और सेंट्रियोल्स कैसे होते हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल से बने होते हैं। ये जो आपको ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या है, ये माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट है, ठीक है। तीन तीन का पेयर होता है। कितने होते हैं टोटल, 9 होते हैं, ठीक है। इस तरीके से मिलकर ये सेंट्रियोल बनता है, और दो सेंट्रियोल को मिलाकर एक सेंट्रोसोम बनता है। एंड सेंट्रोसोम जो होता है वो दोनों अपोजिट पोल्स पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जब सेल डिवीजन होता है आपका प्रोफेज, प्रोफेज के बाद प्रोफेज में ही एक्चुअली ये यहाँ पे आएंगे, ठीक है। प्रोफेज में ही ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा कि दोनों अपोजिट पोल्स पे सेंट्रोसोम मूव कर जाएंगे और वो फिर डिवीजन, सेल डिवीजन में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो राइबोसोम और सेंट्रोसोम में क्या होगा, राइबोसोम क्या करते हैं, राइबोसोम प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। और सेंट्रोसोम क्या करते हैं, वो सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, ठीक है। अच्छा, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में डिफरेंस क्या क्या होगा, क्या क्या डिफरेंस होगा सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में? ये तो बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है ना, आप सबको पता होना चाहिए क्या क्या डिफरेंस होगा, क्या क्या फंक्शन है दोनों का। मैम cell membrane holds the content of the cell, क्या, सेल मेम्ब्रेन? holds the content of the cell, हाँ, ठीक है। provides definite structure to the cell, हाँ and it is made up of proteins, fats and carbohydrates. हाँ, बच्चे आप देख कर बता रहे हो मुझे कहीं से?
आप अपने मतलब आप खुद सोच कर बताओ मुझे क्या क्या डिफरेंस होता है दोनों में, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में डिफरेंस क्या क्या है, आप सोचो। सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट होता है और सेल मेम्ब्रेन कहाँ प्रेजेंट होता है? सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो सारे ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है ना, चाहे वो Yes, ma'am. प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, बैक्टीरिया हो, सब में प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन। बट सेल वॉल जो है वो सिर्फ प्लांट्स Plants में में। होता है, ठीक है। और किसी किसी एल्गे, फंजाई एंड बैक्टीरिया And में भी fungus. होता है, ठीक है। बट वो डिफरेंट डिफरेंट, फिर जैसे कि प्लांट्स में जो सेल वॉल होता है किस चीज का बना होता है, सेलुलोज और हेमिसेलुलोज पढ़ा था हमने, है ना। Yes, ma'am. और फंगस में कैसा होता है, किस चीज का बना होता है, Chitin. काइटिन का, ठीक है। और क्या डिफरेंस होते हैं? Ma'am, cell wall is very permeable and cell membrane is semi-permeable. नहीं, सेल वॉल जो होता है वो कंप्लीट परमेबल होता है, मतलब वो हर चीज को अलाउ करता है अपने थ्रू पास करना, ठीक है। कंप्लीट परमेबल होता है सेल वॉल। और जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो सेमी परमेबल होता है, ठीक है। वो सारी चीजों को अलाउ नहीं करेगा, और सेल वॉल जो है वो सारी चीजों को अलाउ करेगा, क्लियर है। और सेल मेम्ब्रेन किन किन चीजों से बना होता है? लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, है ना। और सेल वॉल अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग होते हैं, लाइक सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, काइटिन, लिग्निन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप लोग बताएंगे मुझे यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द टेक्निकल टर्म्स फॉर द फॉलोइंग। ये मतलब वन वर्ड आंसर है, ठीक है। आपको इसके लिए वन वर्ड बताने हैं। एन ऑर्गेनिज्म हुज बॉडी इज मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, क्या बोलते हैं उनको? ऐसा ऑर्गेनिज्म जो, Multicellular. हाँ, मल्टी सेल्युलर, ठीक है। An organism whose cells do not have well organized nucleus, क्या बोलेंगे इनको? जिनके पास वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता है। क्या होते हैं वो? ये हमने सबसे फर्स्ट क्लास में ही पढ़ा होगा, जब इंट्रोडक्शन पार्ट हमने पढ़ा होगा। ऑर्गेनिजम्स कितने टाइप के होते हैं? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक, वेरी गुड, प्रोकैरियोट्स, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है ना, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है। जो न्यूक्लियस होता है वो जस्ट लाइक एक सेल के अंदर ये पार्ट न्यूक्लियस हो गया, बट इसके बाहर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, ठीक है। इस रीजन को क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट्स में क्या बोलते हैं इस न्यूक्लियस वाले रीजन को? कुछ तो एक नाम था ना। Nucleolus. नहीं, न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड, हाँ, न्यूक्लियोइड बोलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोइड बोलते हैं, ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन, द लिविंग सब्सटेंस प्रेजेंट इन द इनसाइड द सेल, क्या होता है? एक सेल के अंदर जो लिविंग सब्सटेंस प्रेजेंट होता है उसे क्या कहते हैं हम? ये आपका सेल है, सेल के अंदर क्या क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, यहाँ पूरा साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। लिक्विड जो होता है साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होते हैं? Mitochondria. ऑर्गेनेल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ठीक है। तो जो लिविंग सब्सटेंस है इसके अंदर, सेल के अंदर की मैं बात कर रही हूँ, क्या बोलेंगे उसे हम? एक टर्म होता है, आप लोग को याद होना चाहिए, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का कॉम्बिनेशन होता है, क्या होता है वो? क्या बोलते हैं हम न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को मिलाकर?
मैम प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, वेरी गुड। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं इसे। ये क्या होता है? यही वो लिविंग सब्सटेंस है। ठीक है, द लिविंग सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द सेल इज प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म के अंदर ही फिर आपके सारी चीजें आ जाएंगी, है ना। न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, देन साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है? साइटोसोल है एंड ऑर्गेनेल्स है। ठीक है, साइटोसोल पता नहीं क्या है? साइटोसोल क्या होता है? साइटोसोल क्या होता है? अगर आप साइटोप्लाज्म के अंदर से, साइटोप्लाज्म है आपका, ठीक है, इसके अंदर से आप अगर सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं उसको माइनस कर दो, ठीक है, तो जो आपका सिर्फ लिक्विड वाला पार्ट बचेगा वो क्या होगा? साइटोसोल। ठीक है, मतलब आप जब सेल ऑर्गेन, आपका साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या हो रहा है? बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स फ्लोट कर रहे हैं, है ना। तो अब सारे सेल ऑर्गेनेल्स को अगर निकाल दोगे तो सिर्फ जो लिक्विड बचेगा उसे हम साइटोसोल बोलेंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेपरेटेड क्रोमैटिड्स ऑफ अ क्रोमोसोम ड्यूरिंग एनाफेज। एनाफेज, आप लोग को सारे स्टेप्स याद है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, क्या क्या हो रहा था उनमें? ये क्वेश्चन हमारा उसी पे बेस्ड है कि सेपरेटेड क्रोमैटिड्स ऑफ अ क्रोमोसोम ड्यूरिंग एनाफेज। एनाफेज के टाइम पे क्या होता है? जब हमारे क्रोमोसोम्स अलग अलग अपोजिट पोल्स पे मूव कर जाते हैं, इस तरीके से, है ना। यहाँ से ये अटैच है, ठीक है। अभी क्या हुआ? ये टूट चुके हैं क्रोमोसोम्स एंड अपोजिट पोल्स पे मूव कर चुके हैं एनाफेज में, तो इसे क्या बोलेंगे? अभी क्रोमैटिड्स जो बन गई है इन्हें क्या बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे? जब एक क्रोमोसोम से, आपको मैंने बताया था, एक सेल है, ठीक है, इससे जब नई दो सेल बन जाती हैं तो इन नई वाली सेल्स को क्या बोलते हैं? ये पेरेंट सेल है, ठीक है, ये पेरेंट सेल है आपके पास। इससे अब नई डॉटर सेल, सेल। हाँ, ठीक है, याद आ गया, डॉटर सेल्स बोलते हैं ना। उसी तरीके से यहाँ पे जब क्रोमोसोम्स का डिवीजन हुआ तो पेरेंट क्रोमोसोम से अभी हमारे पास ये नए क्रोमोसोम्स बन गए, ठीक है, तो इन्हें क्या बोलेंगे हम? ये हो जाएंगी डॉटर क्रोमैटिड्स। ठीक है, डॉटर क्रोमैटिड्स। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि सेपरेटेड क्रोमैटिड्स ऑफ अ क्रोमोसोम ड्यूरिंग एनाफेज। जब ये क्रोमैटिड्स अलग हो चुकी हैं एक दूसरे से, नई क्रोमैटिड्स का फॉर्मेशन हो गया, तो हम इन्हें क्या बोल रहे हैं? डॉटर क्रोमैटिड्स बोलेंगे। ठीक है, हाँ देखो, ये स्क्रीन देखते हो। फर्स्ट हमारा क्या है? इंटरफेज है। इंटरफेज में क्या हो रहा था? क्या हो रहा था इंटरफेज में? क्या समझ लो आप इस डायग्राम से? कोई एक्सप्लेन करेगा मुझे यहाँ पे क्या हो रहा है? शैली, आप बताओ। शैली, आप समझ पा रहे हो इस डायग्राम में क्या क्या हो रहा है? मैम आयुष, सेंट्रोजोम, हाँ, सेंट्रोजोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आ रहा है। सेंट्रोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आया है? नहीं, वो तो अंदर ही रहता है बच्चे, वो तो बाहर जाते ही नहीं है। सेंट्रोसोम तो अंदर ही रहता है, तो अंदर ही फॉर्म होता है, और मतलब उसका फॉर्मेशन भी अंदर ही होता है, फिर वो गायब हो जाता है अंदर ही अंदर, है ना। यस मैम। हाँ, इंटरफेज आपको मैंने बताया था, याद है? आप जब सेल डिवीजन होता है हमारा, देखो,
ओके, जब सेल डिवीजन होता है तो याद है मैंने आपको दो फेजेस बताए थे, एक हो रहा था एम फेज, इंटरफेज और एम फेज था, है ना। Yes, ma'am. इंटरफेज में क्या हो रहा था, इंटरफेज में क्या हो रहा था, ये आपको फर्स्ट वाला दिख भी रहा होगा, ये इंटरफेज है। इंटरफेज में क्या हो रहा है, जब जो हमारे क्रोमैटिन ये क्रोमैटिन फाइबर्स हैं, ठीक है, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में ही रहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, तीन चीजें हो रही थी, मैंने आपको बताई थी, G1 G2 और एस फेज था। G1 एस फेज और G2 होता है, ठीक है। इन तीनों में क्या होता है, जो हमारा सेल्स है वो सिर्फ ग्रो करते हैं, है ना, सिर्फ साइज में वो बड़े होते जाते हैं, उनमें कोई डिवीजन नहीं होता है, सिर्फ बड़े होते जाते हैं। और क्या होता है, जो डीएनए होता है वो सिर्फ रेप्लिकेट करता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, मतलब वो नए नए डीएनए सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। अभी तक हमारा सेल है वो सिर्फ बड़ा हो रहा है, आप ऐसा समझो, ठीक है। फिर जब वो इंटरफेज खत्म हो जाएगा, मतलब जब वो G2 में चला गया, ठीक है, G2 वाले फेज में जाकर वो डिसाइड करेगा कि अब क्या करना है बड़े होने के बाद, है ना, या तो डिवीजन करना है या तो नहीं करना है। अगर डिवीजन नहीं करना होगा सेल्स को तो क्या करेंगे, वो G0 फेज में चले जाएंगे, याद है मैंने बताया था, G0 फेज होता है, अगर सेल्स को डिवीजन नहीं करना है तो वो G0 फेज में एंटर करेंगे, ठीक है। और अगर डिवीजन करना है तो वो M फेज में एंटर करेंगे। M फेज क्या होता है, माइटोसिस या मियोसिस फेज, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, G2 के बाद इन सेल्स को डिवीजन करना था तो उन्होंने क्या किया, एम फेज में चले गए, ठीक है। अब एम फेज में कितने सारे होते हैं, 4 स्टेजेस होते हैं, है ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, ठीक है। प्रोफेज में क्या हो रहा है, प्रोफेज में देखो यहाँ पे आप ये देख पा रहे हो, ये क्या है, हमारे सेंट्रोसोम है ना, सेंट्रोसोम्स है। सेंट्रोसोम्स देखो अब धीरे 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 वो अपोजिट पोल्स पे जाना स्टार्ट कर रहे हैं, इनका मूवमेंट आप देख लो, यहाँ पे दोनों पास पास में थे, यहाँ पे क्या हुए, ये दूर आ गए, मतलब ये धीरे धीरे एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो, अब आप देख पा रहे हो, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है आपका, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ये क्या है, ये सारे आपके क्रोमोसोम्स हैं। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था, इन्होंने अब धीरे धीरे क्या किया, अपने आप को कंडेंस फॉर्म में लेकर गए और धीरे धीरे वो क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर में आने लगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, प्रोफेज, इसे प्रो मेटाफेज कह दिया है क्योंकि वो मेटाफेज का अर्ली स्टेज है, इसलिए प्रो मेटाफेज का है। आप लोग अभी फिलहाल के लिए इसे प्रोफेज समझो, ठीक है। प्रोफेज, प्रोफेज में क्या हो रहा है, देखो ये जो सेंट्रोमेयर है ये दोनों ही अपोजिट पोल्स पे आ गए, है ना। और ये जो क्रोमोसोम्स है ये सब क्या हो गए, स्पिंडल फाइबर से अटैच हो गए। ये जो आपको येलो वाली लाइंस दिख रही है ये सारी क्या है, हमारी स्पिंडल फाइबर्स है, ठीक है। किस चीज से बनी होती है, ये प्रोटीन है, ठीक है। क्या है, स्पिंडल फाइबर्स प्रोटीन है, ओके। देन देखो मेटाफेज में क्या हुआ, ये जो सारे आपके क्रोमोसोम्स थे ये बीच में अलाइन हो गए, इसको हम मेटाफेज प्लेट बोलते हैं, ठीक है। ये जो इक्वेटर वाली लाइन आपको दिखाई दे रही है ये क्या है, मेटाफेज प्लेट है, इसके ऊपर सारे क्रोमोसोम्स अलाइन हो जाते हैं। एंड देन क्या होता है, धीरे धीरे ये जो स्पिंडल फाइबर्स है ना, यहाँ इसके जो सेंट्रोमियर्स है उससे अटैच्ड होता है, ठीक है। और क्या करता है, एक दूसरे को अपोजिट पोल में वो खींचता है, ये इसको इधर की ओर खींचेगा, ये इसको इधर की ओर खींचेगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में खींचने की वजह से क्या होता है, वो टूट जाते हैं। देखो यहाँ पे डिवीजन हो गया, ठीक है, टूट गए और ये क्या बन गए, डॉटर क्रोमोसोम्स बन गए, ठीक है। आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया था कि जो एनाफेज वाली स्टेज होती है वहां पे जब क्रोमोसोम्स का डिवीजन हो जाता है तो क्या फॉर्मेशन होता है, तो डॉटर क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन होता है, ओके। यहाँ पे डॉटर क्रोमोसोम्स बन गई। अब फाइनली क्या होगा, देखो टेलोफेज में, टेलोफेज में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस का मतलब सेल डिवीजन। यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है साइटोप्लाज्म जो दिख रहा है, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड कर जाएगा एंड सेल्स भी डिवाइड कर जाएंगे और इस तरीके से आपको 2 नए सेल्स मिल जाएंगे, ठीक है। क्लियर है ये सभी को, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सेंट्रियोल्स हेल्प इन सेल डिवीजन बाय फॉर्मिंग, क्या फॉर्म करते हैं सेंट्रियोल्स,
अभी मैंने बताया सेंट्रियोल्स क्या फॉर्म कर रहे हैं। हम डॉटर क्रोमोसोम्स। नहीं, ये जो सेंट्रियोल्स है आपके इस तरीके से दोनों अपोजिट पोल्स पे हैं, इनसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है ना, इसे क्या बोलते हैं हम? Spindle fiber. स्पिंडल फाइबर। हाँ, स्पिंडल फाइबर। ठीक है, फिर है सीलिया एंड फ्लैजेला हेल्पिंग। क्या होते हैं सीलिया और फ्लैजेला? प्रोकैरियोट्स में होते हैं सीलिया फ्लैजेला, के बारे में शायद नहीं बताया। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, इनकी बॉडी में छोटे 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 इस तरीके से हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, या फिर एक इस तरीके से टेल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो जो ये आपको छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, इन्हें हम सीलिया बोलते हैं, ठीक है। और ये जो एक टेल लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, इन्हें हम फ्लैजेला बोलते हैं। ये क्या करते हैं सीलिया और फ्लैजेला, ये सेल की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। देखो उनके पास दूसरे ऑर्गन्स तो होते नहीं है, लाइक हमारे पास जैसे लेग होते हैं चलने के लिए, है ना। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के पास ऐसे कोई ऑर्गन्स होते नहीं, वो तो छोटे सेल्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो धीरे धीरे इन्हीं सीलिया और फ्लैजेला की मदद से धीरे 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 इस तरीके से रोल करते हैं, ठीक है। तो सीलिया और फ्लैजेला क्या करते हैं, ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं उनको, ठीक है। इन प्लांट सेल्स द वैक्यूल्स आर फिल्ड विद, किससे फिल्ड होता है वैक्यूल्स? हमने पिछली क्लास में ही पढ़ा है जैसे। हाँ, ये वैक्यूल है, ठीक है। वैक्यूल किससे इसके अंदर क्या होता है वैक्यूल के अंदर? Tenoplast. हाँ, क्या होता है? Tenoplast. नहीं, टोनोप्लास्ट तो उसके ऊपर जो इसकी कवरिंग है, इसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। टोनोप्लास्ट तो क्या होता है, इसके ऊपर का लेयर होता है, ठीक है। ये इसके अंदर Stores क्या होता है, cell sap. सेल सैप होता है ना। सेल सैप में क्या क्या होता है, स्टोरेज मटेरियल्स रहते हैं सारे सेल सैप के अंदर। क्या क्या रहता है सेल सैप के अंदर? Amino acid. Sugar. Waste material. प्लांट्स का मतलब जितना भी सामान है, जितना भी वो उसे स्टोर करना है, वो सारे कहाँ स्टोर करेगा, वैक्यूल के अंदर, ठीक है। अच्छा, वैक्यूल्स किस में मिलते थे हमें, हमने देखा था प्लांट सेल्स में देखा था, और एनिमल सेल्स में, एनिमल बट वो सेल्स बहुत में थे। छोटा होता है, हाँ, छोटे होते हैं, और टेम्पररी भी। हाँ, टेम्परेरी भी होता है। और हमने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी देखा था वैक्यूल्स थे। क्या कर रहे थे वैक्यूल्स वहां पे? अमीबा के बारे में बताया था, याद आ रहा है? अमीबा के अंदर जब वो फैगोसाइटोसिस कर रहे थे, तो फूड के साथ मिलकर वो फूड वैक्यूल बना रहे थे, एंड देन वो लाइसोसोम के साथ कंबाइन होकर उनका डाइजेशन हो जा रहा था फूड वैक्यूल का, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ, किस किस फॉर्म में ल्यूकोप्लास्ट फूड स्टोर करके रखेंगे? क्या क्या हमने पढ़ा था ल्यूकोप्लास्ट में? 3 टाइप के ल्यूकोप्लास्ट पढ़े थे ना, क्या क्या पढ़े थे? Amyloblast. अमाइलोप्लास्ट, इलाइलोप्लास्ट, अलीलियो प्लास्ट, एलियोडोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट क्या स्टोर करके रखते थे? Starch. स्टार्च। स्टार्च। अमाइलेज से याद रखना, अमाइलोप्लास्ट यहाँ पे आप लिख सकते हो, अमाइलोप्लास्ट, एलायोप्लास्ट बोलिए। तो अमाइलोप्लास्ट नाम में लिखा है, अमाइलो अमाइलेज, ठीक है, स्टार्च। और इलायोप्लास्ट मतलब फैट्स के लिए, है ना। एक और होता है एल्यूरोप्लास्ट, एल्यूरो मतलब Protein. प्रोटीन की, ठीक है। द क्रोमैटिन इज कंपोज्ड ऑफ, क्रोमैटिन किस चीज से बना होता है क्रोमैटिन?
DNA plus histone protein. हाँ सही है। क्रोमैटिन जो होता है हमारा डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बनता है, ठीक है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमैटिन कंडेंस्ड इनटू थिक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड, क्या होता है वो, जब हमारा इस तरीके से क्रोमैटिन जब वो थिक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर में बदल जाते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स बोलते हैं, है ना। Yes, कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैन मैग्नीफाई एन ऑब्जेक्ट अप टू, कितना मैग्नीफाई कर सकता है, कितना होता है इसका पावर। देखो उसमें डिफरेंट डिफरेंट पावर्स के होते हैं, ठीक है। 10x का भी होता है, 100x का भी होता है और 1000x का भी होता है। मतलब वो 1000 टाइम भी उसको मल्टीप्लाई करके दिखा सकता है, 1000 गुना भी दिखा सकता है, 100 गुना, 10 गुने, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है, इस तरीके से कोई स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे आईपीस होता है, यहाँ पे इस तरीके से आप इधर यहाँ देखते हो। अभी कंपाउंड माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया था, ये देखो, यह है हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। यहाँ देखो, ये जो है ये आई पीस वाला एरिया होता है, मतलब यहाँ से आप देखते हो, यहाँ पे अपनी आईज लगाते हो, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, ये बेस होता है, यहाँ पे आप इस तरीके से एक स्लाइड होती है आपके पास, स्लाइड के ऊपर आप कोई भी ऑब्जेक्ट रखकर उसे यहाँ से देखते हैं, ठीक है। ये देखो ये मिरर है, यहाँ मिरर क्या करता है, ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है, यहाँ से लाइट आती है, ठीक है। आप लाइट के सामने से रखते हो तो लाइट को क्या करता है, पूरा एब्जॉर्ब करके ये जो स्पेसिमेन रखा होता है हमारा, इसके ऊपर भेजता है ताकि वो क्लियर दिख सके, है ना। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब ये जो होते हैं देखो, यहाँ पे आपको एक, दो और एक उस साइड भी रहता है, ठीक है। 3 तरीके के यहाँ पे लेंसेज लगे होते हैं जो जो मैग्नीफाई कर सकते हैं। 10x का होता है, एक 100x का है, एक 1000x का है, ठीक है। तो वो आपको जिस स्पेसिमेन के अकॉर्डिंग देखना है तो आप उस तरीके से देख सकते हो, ठीक है। आप उसको उतना ज्यादा मैग्नीफाई करके देख सकते हो। फाइनली क्या होगी, इमेज आपको यहाँ पे ये जो आई पीस होती है यहाँ पे दिखाई देती है, ठीक है। अप टू 1000 टाइम्स कर सकता है। The cells having well organized nucleus are called, क्या बोलते हैं इन्हें, Eukaryotic cell. eukaryotic cells. ठीक है। The body of amoeba is made up of, Prokaryotic cell. prokaryotic cell, ठीक है। The cell is the basic unit of, the cell is the basic unit of life and the cell is the basic unit of, एक्चुअली क्वेश्चन इस तरीके से होना चाहिए कि द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, यही 2 वर्ड होते हैं जो हम शुरुआत से पढ़ के आ रहे हैं। सेल कैसे होते हैं, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होते हैं, है ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. सबसे बड़ा एग कौन सा होता है, किसका Ostrich egg. ऑस्ट्रिच। Ribosomes are associated with the synthesis of proteins. The cellular organelles often referred as suicidal bags कौन से होते हैं, लाइसोसोम्स होते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ, क्रोमोसोम किन किन से चीजों से मिलकर बने होते हैं, क्रोमोसोम्स किन किन चीजों से मिलकर बने होते हैं,
क्या होता है क्रोमोसोम्स में? मैम क्रोमैटिड्स और सेंट्रोमियर। क्रोमैटिन और सेंट्रोमियर। क्रोमोसोम्स जो है एक्चुअली अभी जब मैंने आपको बड़ा करके स्ट्रक्चर दिखाया था तो इसके अंदर अभी हमने देखा था कि हिस्टोन के ऊपर ही वो डीएनए रैप्ड है, ठीक है ना। यही तो पूरा मिलकर क्रोमोसोम बना रहा है ना, तो हम क्या कह सकते हैं, डीएनए एंड हिस्टोन ही है, ठीक है। वो क्रोमैटिन है, ठीक है कि वो क्रोमैटिन होता है, डीएनए एंड हिस्टोन। लेकिन क्रोमैटिन का जब कंडेंसेशन होता है तो क्रोमोसोम ही तो फॉर्म करता है। ये हमारे क्रोमैटिन है, इनका जब कंडेंसेशन होता है तब वो स्ट्रक्चर क्रोमोसोम से तो बनते हैं। तो क्रोमोसोम्स भी किससे बना हुआ, डीएनए और प्रोटीन से, है ना। ठीक है, सेल वॉल इज फाउंड ओनली इन प्लांट्स। अब ये सारे क्वेश्चंस आप लोग घर पे करोगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है ये सारे। इसमें अगर कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछोगे। कितने हैं टोटल? ओके मैम। टोटल 50 क्वेश्चंस है। सब सारे बच्चे ये 50 क्वेश्चंस पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। Yes, ma'am. चलो ठीक है। और ये क्वेश्चन ये रिवीजन कर लेना। तो नेक्स्ट हम, अच्छा आप लोग नेक्स्ट क्या पढ़ना चाहते हो, सेकंड चैप्टर या थर्ड? टिश्यूज स्टार्ट करें या फिर डाइवर्सिटी? Ma'am, tissues. टिश्यूज, मैम टिश्यूज। ठीक है, हम टिश्यूज पढ़ेंगे अगली क्लास से, ठीक है। चलो थैंक यू। थैंक यू Thank you. मैम।